हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं फरवरी मंथ का 11 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 88 टॉपिक हम प्रीवियस 10 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे सागर परिक्रमा के बारे में, देन हम जानेंगे तेजा हॉट चिली के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, रॉड एंड ड्रोन के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ चर्चा करेंगे कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के बारे में। अभी हाल ही में शील्ड कवर जुरिस्प्रूडेंस अभी चर्चा में रहा, तो जानेंगे इसके बारे में। साथ ही साथ चर्चा करेंगे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका सागर परिक्रमा से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो सागर परिक्रमा है, ये जो इनिशिएटिव है लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये जो इंटरेक्शंस बढ़ाता है फिशरमैन, कोस्टल कम्युनिटीज़ और बैरियर्स स्टेक होल्डर्स के बीच में, साथ ही साथ जो बैरियर्स स्कीम चल रही है फिशरीज से संबंधित, तो उसकी इंफॉर्मेशन इन तक पहुंचाता है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो सागर परिक्रमा जो प्रोग्राम है ये प्रपोज किया गया है और जो सेलिब्रेट किया जाएगा ऑल कोस्टल स्टेट्स एंड यूटीज के अंतर्गत। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो इनिशिएटिव है लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये जो फैसिलिटेट करता है इंटरेक्शन विद फिशरमैन्स, कोस्टल कम्युनिटीज़ और बैरियर्स स्टेक होल्डर्स के बीच में, साथ ही साथ फिशरीज से संबंधित जो इन्फॉर्मेशंस है उनको उस तक जो स्टेक होल्डर्स हैं उन तक पहुंचाता है, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा इसको जो सेलिब्रेट किया जाएगा ये ऑल कोस्टल स्टेट्स एंड यूटीज के अंतर्गत किया जाएगा, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी 2 एंड 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड जो डेयरिंग है, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया सागर परिक्रमा फेज 3 को हजीरा पोर्ट गुजरात से। अगर हम बात करें सागर परिक्रमा की, तो जो सागर परिक्रमा है ये इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा। साथ ही साथ इसके अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं कि ये फैसिलिटेट करता है इंटरेक्शंस विद द फिशरमैन, कोस्टल कम्युनिटी और बैरियर्स स्टेक होल्डर्स के बीच में, साथ ही साथ जो बैरियर्स फिशरीज से संबंधित जो स्कीम्स हैं उससे संबंधित इंफॉर्मेशंस को इन स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाता है। साथ ही साथ ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है सॉलिडिटी विद द ऑल जो फिशर फोक्स हैं या जो फिशर फार्मर हैं, कंसर्न जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में, और जो स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पर ये काम करता है। साथ ही साथ जो रेस्पॉन्सिबल जो फिशरीज को ये प्रमोट करता है, साथ ही साथ सस्टेनेबल बैलेंस बिठाता है कि जो मरीन फिशरीज को यूटिलाइज किया जा सके और जो फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जा सके, और इनकी जो कोस्टल फिशर जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी लाइवलीहुड को भी उसके अंतर्गत सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा ये मरीन इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्शन करने के लिए कार्य करता है। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं सागर परिक्रमा के। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका जो सेलिब्रेशन किया जाएगा सागर परिक्रमा का, तो ये प्रपोज है कि ये सारे जो कोस्टल स्टेट्स और यूटीज हैं, जो भी सी रूट्स हैं कोस्टल स्टेट्स एंड आइलैंड के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके अलावा ये इंक्लूड करता है इंटरेक्शंस प्रोग्राम विद द फिशरमैन, जो फिशर कम्युनिटीज और स्टेक होल्डर्स के बीच में इन द डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंतर्गत इनको लागू किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर एक्टिविटीज़ की, तो इसमें जो सर्टिफिकेट भी अवार्ड किए जाएंगे जो भी प्रोग्रेसिव फिशरमैन्स हैं, और स्पेशली उन फिशरमैन्स को जो कि कोस्टल फिशरमैन्स हैं और जो फिश फार्मर्स हैं या यंग फिशरीज जो एंटरप्रेन्योर हैं, तो उनको इसके अंतर्गत अवार्ड किए जाएंगे ये सर्टिफिकेट्स अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम और किसान क्रेडिट कार्ड और स्टेट स्कीम्स जो भी चल रही है उसके अंतर्गत ये जो कार्य कर रहे हैं फिशरमैन, तो उनको इसके अंतर्गत सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा जो स्कीम है, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है जो कि फोकस करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर्स को इन द कंट्री। साथ ही साथ ये पार्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान का।
ये अडॉप्ट करती है क्लस्टर और एरिया बेस्ड जो अप्रोचेस को, जिसके द्वारा ये क्रिएट कर सकती है फिशरीज क्लस्टर्स को थ्रू द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस के माध्यम से। ये फोकस करती है स्पेशली ऑन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटी, जैसे कि जो सीवीड है या जो ऑर्नामेंटल जो फिश कल्टिवेशंस हैं उनके अंतर्गत। साथ ही साथ ये जो क्रिटिकल गैप है फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी के बीच का, साथ ही साथ उनकी क्वालिटी, टेक्नोलॉजी और जो पोस्ट हार्वेस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में, तो उसको एक तरीके से उसको एड्रेस करने का इस स्कीम के अंतर्गत प्रयास किया जाता है। इसके अलावा ये कंसोलिडेट करती है अचीवमेंट ऑफ जो ब्लू रिवॉल्यूशनाइज जो एक तरीके से ब्लू रिवॉल्यूशन चला था उसके अंतर्गत, और ये एक इसके अंतर्गत नया इंटरवेंशन लाकर ये जो फिशिंग वेसल जो इंश्योरेंस है या जो सपोर्ट करती है न्यू या अपग्रेडेशन ऑफ जो फिशिंग वेसल्स को, बोट्स को और इंटीग्रेटेड जो एक्वा पार्क हैं, ई ट्रेडिंग मार्केट्स को, तो ये प्रमोट करके जो भी ब्लू रिवॉल्यूशन जो आए थे तो उसके माध्यम से इनको और नए इंटरवेंशंस के माध्यम से उसको और ज़्यादा प्रमोट करने का ये प्रयास करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके जो टारगेट हैं कि जो फिश प्रोडक्शंस हैं एडिशनल लगभग 70 लाख टन इसके अंतर्गत इंक्रीज किया जाएगा, और इसमें जो एक्सपोर्ट अर्निंग है लगभग 1 लाख करोड़ की एक्सपोर्ट अर्निंग बाय 2024-25 तक हमें प्राप्त करनी है। इसके अलावा जो इनकम की फिशरीज और जो फिश फार्मर से संबंधित जो इसमें फार्मर हैं उनकी इनकम को डबल करना है। इसके अलावा जो पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस होते हैं जिसमें लगभग 20 से 25% को जो अभी होते हैं उसको कम करके हमें 10% तक लाना है, और जनरेट करना है 55 लाख जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट गेनफुल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस इन द फिशरीज सेक्टर्स के अंतर्गत। तो ये इसमें जो टारगेट्स रखे गए हैं इस स्कीम के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके बजट एंड टाइम पीरियड के बारे में, तो जो एस्टिमेटेड इसका जो बजट है 20,050 करोड़ का इसका बजट है फॉर 5 ईयर के लिए, और जो लागू किया जा रहा है 2020-21 से 2024-25 के लिए इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हाईएस्ट है इन द फिशरीज सेक्टर्स। अभी तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इसके अंतर्गत आज तक नहीं किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके इम्प्लीमेंटेशंस की, तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जो 2 सेपरेट कंपोनेंट्स इसके अंतर्गत लागू किए जा रहे हैं। इसमें एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पर ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है इसके अंतर्गत वह बॉर्न की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा जो सेंट्रली जो स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत जो भी इसके अंतर्गत जो सब कंपोनेंट या एक्टिविटीज़ हैं इस स्कीम के अंतर्गत, तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है स्टेट यूटीज, और जो इसमें जो कॉस्ट है वह इस सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा इसको बियर की जाती है, क्योंकि ये जो सब कंपोनेंट्स हैं वे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में लागू किए जा रहे हैं, और जो भी इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट कॉस्ट है वे सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में इसमें लागू किए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया सागर परिक्रमा से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तेजा हॉट चिली से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो तेजा या S17 एक वन ऑफ द हॉटेस्ट जो वेराइटीज है रेड चिलीज की जो कि प्रोड्यूस की जाती है इन इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो खम्बम डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना का वह लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तेजा वेराइटी ऑफ रेड चिली का। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये हॉटेस्ट वेराइटीज है रेड चिलीज की जो कि प्रोड्यूस की जाती है इन इंडिया, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो खम्बम डिस्ट्रिक्ट है जो तेलंगाना का पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तेजा वेराइटी ऑफ रेड चिली का, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा C बोथ 1 एंड 2। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। ये जो डिमांड ऑफ इसके अंतर्गत जो पॉपुलर हो गई है तेजा वेराइटी ऑफ रेड चिली की, और इन द एक्सपोर्ट मार्केट में ये एक तरीके से प्रूव हो रहा है बून फॉर द खम्बम एग्रीकल्चर मार्केट के लिए जो कि तेलंगाना में स्थित है। अगर हम बात करें इस हॉट चिली के बारे में, तो ये जो तेजा इसको S17 भी कहा जाता है, ये वन ऑफ द हॉटेस्ट वेराइटी है जो कि प्रोड्यूस की जाती है इन इंडिया। ये जो चिली है ये इसके अपने एक अक्रॉस द कंट्री इसके अपने एक तीखेपन और रिच एरोमा के लिए ये जानी जाती है। साथ ही साथ इसमें जो हॉट टिंगलिंग जो टेस्ट होता है इसका, और आई वाटरिंग जो पीपड़ी जो फ्लेवर्स होते हैं ये इसके अंतर्गत होते हैं, और ये एक हाईली पंगेंट चिली है। और जो तेजा जो वैरायटी होती है रेड चिली की ये फेमस है इसके क्यूलिनरी, मेडिसिनल और अदर वाइड यूज रेंजिंग यूजेस के लिए।
इसके अलावा अगर हम बात करें खम्मम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो कि तेलंगाना में स्थित है, ये एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तेजा वैरायटी ऑफ रेड चिली का, जो कि लीडिंग एक्सपोर्टर है इन द जो पंगेंट फ्रूट का, जो कि एक अपने इसके क्यूलिनरी पर्पस के साथ साथ ये जो फ्लेवरिंग एजेंट जो होता है, जो एक बनाई जाती है पेपर स्प्रे, तो उसके लिए भी ये यूज की जाती है। इसके अलावा जो तेजा जो वैरायटी ऑफ रेड चिली है, ये एक्सपोर्ट की जाती है चाइना, बांग्लादेश और फ्यू अदर साउथ एशियन कंट्रीज के अंतर्गत फ्रॉम द खम्बम डिस्ट्रिक्ट से। और ये जो चेन्नई पोर्ट है खम्बम डिस्ट्रिक्ट के पास, तो उसके अंतर्गत इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया तेजा हॉट चिली से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये इस्टेब्लिश किया गया था 1 अक्टूबर 2016 को अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये रेगुलेटरी ओवरसाइट करता है ओवर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, साथ ही साथ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो एंटिटीज होती हैं और जो इंफॉर्मेशन जो यूटिलिटीज होती हैं उनके लिए। साथ ही साथ थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो IBBI है, इसकी जो गवर्निंग जो बोर्ड होता है उसको हेड किया जाता है RBI गवर्नर के द्वारा। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये एस्टैब्लिश किया गया था 1 अक्टूबर 2016 को अंडर द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंतर्गत। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो रेगुलेटरी ओवरसाइट करता है ओवर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, साथ ही साथ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज पर। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा ये जो गवर्निंग बॉडी का जो चेयरमैन होता है वह RBI गवर्नर इसके अंतर्गत नहीं होता, इसको अपॉइंट किया जाता है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, ये अभी चर्चा में क्यों रहा। जो IBBI ने इस जो डायरेक्ट किया है RBSA वैल्यूएशन एडवाइजर LLP को कि वे एक तरीके से जो न्यू असाइनमेंट नहीं लेंगे अगले 6 मंथ तक, क्योंकि इन पर एक वायलेशन का एक चार्ज है कि इन्होंने जो वीडियोकॉन जो इंडस्ट्रीज के जो लिक्विडेशन जो वैल्यू है उसमें कुछ हेरफेर किया है। तो इसके रिगार्डिंग उनको अगले 6 मंथ तक कोई भी नया असाइनमेंट लेने के लिए IBBI ने डायरेक्ट किया है। तो मतलब ये अगले 6 महीने तक कोई भी नया असाइनमेंट नहीं ले सकते। अगर हम बात करें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, तो जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये इस्टेब्लिश किया गया था 1 अक्टूबर 2016 को अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंतर्गत। इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं कि इसके जो की पिलर हैं ऑफ द इकोसिस्टम जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द IBC को लागू करने के लिए, तो जो IBC प्रोवाइड कराता है इसको कंसोलिडेटेड फ्रेमवर्क जो कि इससे गवर्न करते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स को फॉर द कंपनीज या कोई पार्टनरशिप फर्म या इंडिविजुअल्स पर। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की, तो ये एक यूनिक रेगुलेटर है जो कि रेगुलेट करता है प्रोफेशनल्स को, साथ ही साथ ये प्रोसेसेस को भी रेगुलेट करता है। ये एक रेगुलेटरी जो ओवरसाइट करता है ओवर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, साथ ही साथ जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज और इंफॉर्मेशन जो यूटिलिटीज होती हैं उन पर। इसके अलावा ये जो एक तरीके से राइट्स और जो इसके जो इन्फोर्स करता है रूल फॉर द प्रोसेसेस, नेमली कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस या कॉर्पोरेट लिक्विडेशन प्रोसेस, इंडिविजुअल सॉल्वेंसी जो रिजोल्यूशंस होते हैं, साथ ही साथ इंडिविजुअल बैंक्रप्सी अंडर द जो कोड है IBC के अंतर्गत, तो उनको एक तरीके से ये इन्फोर्स करता है। और इसके अलावा ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है अंडर द कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशन रूल्स 2017 के अंतर्गत फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ वैल्यूअर्स इन द कंट्री।
इसके अलावा अगर हम बात करें आईबीबीआई बोर्ड के अंतर्गत, तो आईबीबीआई जो गवर्निंग बोर्ड होता है जो कि हेड किया जाता है एक चेयरपर्सन के द्वारा, और इसमें जो अदर मेंबर होते हैं वह होते हैं 3 होल टाइम मेंबर्स इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, और एक मेंबर होता है फ्रॉम द आरबीआई, और 5 मेंबर्स इसमें नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द यूनियन गवर्नमेंट, जिनको 3 मेंबर इसके अंतर्गत जो फंक्शंस करते हैं एज द फुल टाइम मेंबर्स ऑफ इट। तो इसके अंतर्गत एक चेयरपर्सन हो गया, इसके अंतर्गत 3 होल टाइम मेंबर्स, एक आरबीआई से संबंधित मेंबर और 5 अदर मेंबर। तो इस तरीके से इसमें 9 मेंबर्स और एक चेयरपर्सन इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो ये हमने बात की इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रिएट की गई थी 2001 में। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो एससीओ चार्टर है ये साइन किया गया था 2002 में और फोर्स में आया 2003 में। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इंडिया अगले साल इसको होस्ट करेगा एससीओ की समिट को 2023 में। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो एससीओ है एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रिएट की गई थी 2001 में, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो एससीओ चार्टर है साइन किया गया है 2002 में और फोर्स में आया 2003 में, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो अभी नेक्स्ट समिट होने वाली है 2023 में, तो वह होस्ट करेगा इंडिया के द्वारा। तो ये तीनों ही इसमें करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रही। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है उसने ऑर्गेनाइज किया था एक सेमिनार ऑन बिल्डिंग कैपेसिटीज पर एमंग्स द जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो पार्टनर जो नेशंस हैं उनके बीच में। अगर हम बात करें एससीओ के बारे में, तो एससीओ एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें एक तरीके से यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसका उद्देश्य है कि पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन दिस रीजन उसको मेंटेन करके रखी जा सके। इसके अलावा इसको क्रिएट किया गया था 2001 में, इसका जो चार्टर आया साइन हुआ 2002 में और वो फोर्स में आया 2003 में। इसके अलावा इसमें एक स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट है जो कि एक तरीके से आउटलाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड प्रिंसिपल्स को, साथ ही साथ इसके जो स्ट्रक्चर हैं और इसकी जो कोर एक्टिविटीज़ हैं उनको। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है रशियन एंड चाइनीज़ इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिसेंट डेवलपमेंट्स की, तो जो एससीओ समिट्स अभी आयोजित की गई थी उज्बेकिस्तान के समरकंद में सितंबर 2022 में, तो उसमें वाराणसी को उसमें सिलेक्ट किया गया एससीओ रीजन की फर्स्ट टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल के रूप में फॉर द 2022-23 के लिए। इसके अलावा इंडिया जो होस्ट करेगा एससीओ समिट को नेक्स्ट जो इस साल जो अभी 2023 में होने वाला है। इसके अलावा ये जो एक तरीके से 2001 में एससीओ बनने से पहले इसमें जो कजाकिस्तान था, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान, तो ये जो मेंबर थे संघाई 5 के मेंबर ये थे। और जो संघाई 5 कब बना था? संघाई 5 बना था 1996 में, जो कि सीरीज ऑफ जो बॉर्डर जो डिमार्केशंस के जो इश्यूज थे या उसको डीमिलिटराइजेशन करने की जो टॉक्स थी उसके लिए इसको फाउंड किया गया था, जो सोवियत जो फॉर्मर जो सोवियत रिपब्लिक थे उनके बीच में, और साथ ही साथ जो चाइना के साथ मिलकर इसको फॉर्म किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें जो 2001 में जब इसमें उज्बेकिस्तान इसके अंतर्गत शामिल हुआ तो इसका नाम संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। इसके अलावा जो भारत और जो पाकिस्तान है इसके अंतर्गत शामिल हुए थे 2017 में। अगर हम बात करें इसके जो करेंटली जो इसमें जो मेंबर्स की, तो 8 मेंबर स्टेट्स इसके अंतर्गत शामिल हैं, जिसमें चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो ये 8 मेंबर कंट्रीज इसके अंतर्गत हैं। साथ ही साथ 4 ऑब्जर्विंग स्टेट इसके अंतर्गत शामिल हैं जो कि एक तरीके से फुल मेंबरशिप इसके अंतर्गत लेना चाहते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया। इसके अलावा 6 डायलॉग पार्टनर इसके अंतर्गत शामिल हैं, जिसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की इसके अंतर्गत शामिल हैं।
अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो ये एक तरीके के जो नेबर लाइनेस जो एक मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करने का काम करता है। साथ ही साथ ये प्रमोट करता है इफेक्टिव कॉपरेशंस इन पॉलिटिकल, ट्रेड एंड इकोनॉमी, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चर के अंतर्गत। साथ ही साथ ये इन्हेंस करता है टाइज इन द एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरमेंटल जो प्रोटेक्शंस के लिए। इसके अलावा मेंटेन करता है पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन द रीजन, और ये इस्टेब्लिश करता है डीमार्केटिंग और फेयर्स जो इसके अंतर्गत होते हैं रेशनल जो न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो ऑर्डर है उसको ये इंश्योर करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स की, तो इसके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं इसको संघाई स्पिरिट के रूप में जाना जाता है, जिसमें इंटरनल जो इसकी जो पॉलिसी हैं जो बेस्ड हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट्स, इक्वालिटी और म्यूचुअल कंसल्टेशंस पर। और इसकी जो इंटरनल जो इसके अंतर्गत जो रेस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे कंट्री की कल्चरल डाइवर्सिटी को, और जो डिजायर जो कॉमन डेवलपमेंट के लिए एक तरीके की ये इच्छा रखते हैं। इसके अलावा इनकी जो एक्सटर्नल जो पॉलिसी है अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट पर यह आधारित है, नॉन टारगेटिंग है, साथ ही साथ ऑन एनी थर्ड कंट्री पे। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर्स की, तो इसमें एक हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल होती है जो कि एक सुप्रीम एससीओ बॉडी है जो कि डिसाइड करती है इसके इंटरनल फंक्शनिंग और इसके इंटरेक्शन विद अदर स्टेट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही साथ कंसिडर करती है इंटरनेशनल इश्यूज को। इसके अलावा इसमें एक हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल भी है जिसके अंतर्गत जो अप्रूव करती है इसका बजट, इसके जो एक तरीके से कंसीडर और जो डिसाइड करती है रिलेटेड जो इकोनॉमिक स्पेयर्स हैं या इंटरेक्शन विद द एससीओज के साथ, तो उनको एक तरीके से अप्रूव करती है। इसके अलावा एक इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी है जो कि कंसीडर किए जाते हैं इशू जो कि रिलेटेड होते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ पर। एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है जिसको रैट्स के नाम से जाना जाता है जो कि इस्टेब्लिश किया गया है फॉर द कॉम्बैट टेररिज्म से लड़ने के लिए, साथ ही साथ सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए। इसके अलावा इसमें एक एससीओ का सेक्रेटरीट है जो कि बेस्ड है बीजिंग के अंतर्गत, जो कि प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशनल, एनालिटिकल और ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट को। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोड एंड ड्रोन से संबंधित जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एक डाइवर्स जीनस है अबाउट द 1000 स्पीसीज का ऑफ वुडी फ्लावर प्लांट्स एंड हीथ जो फैमिली होती है जिसको एरिकेसी कहा जाता है, तो उसके अंतर्गत ये आता है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये नेटिव है टू द टेम्परेट रीजन ऑफ एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साथ ही साथ ट्रॉपिकल रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने रिवील किया है कि जो दार्जिलिंग और जो सिक्किम हिमालय हैं वे होम है मोर देन 2/3 ऑफ द ऑल टाइप्स ऑफ रोडेंड्रॉन फाउंड इन इंडिया में। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये एक डाइवर्स जीनस है अबाउट द लगभग 1000 स्पीसीज का जो कि वुडी फ्लावरिंग प्लांट्स और हीथ फैमिली के ये हैं जिनको एरिकेसी भी कहा जाता है, एरिकेसी फैमिली से ये आते हैं। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये नेटिव है यानी कि वहाँ के स्थानिक हैं टेम्परेट रीजन ऑफ एशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप से, साथ ही साथ ये जो ट्रॉपिकल रीजन है साउथ ईस्ट एशिया के और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा भी बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये खुलासा किया है कि जो दार्जिलिंग एंड सिक्किम जो हिमालय हैं वे होम है मोर देन 2/3 नहीं बल्कि 1/3 ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रोडेंड्रॉन जो कि फाउंड किए जाते हैं इंडिया में। तो 1/3 कहाँ पाए जाते हैं? दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय के अंतर्गत। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा ए 1 एंड 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों रहा। जो अभी लेटेस्ट पब्लिकेशन आई है बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो उन्होंने रिवील किया है कि जो दार्जिलिंग एंड सिक्किम जो हिमालय हैं वे होम है 1/3 ऑफ ऑल टाइप ऑफ रोडेंड्रॉन जो कि फाउंड किए जाते हैं इंडिया में। इसके अलावा अगर हम बात करें रोडेंड्रॉन की, तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो एक तरीके से ग्रीक का ये बर्ड है जिसका नाम होता है रोज का ट्री। इसके अलावा ये एक तरीके का डाइवर्स जीनस है अबाउट द 1000 स्पीसीज का जो कि वुडी फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं और ये हीथ फैमिली जिसको एरिकेसी भी कहा जाता है उससे ये संबंधित होते हैं।
इसके अलावा ये नेटिव हैं टेम्परेट रीजन ऑफ एशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप से। साथ ही साथ ये जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं साउथ ईस्ट एशिया में और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत जो भी ये यहाँ पर एक तरीके से ये नेटिव हैं। ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में ये पाए जाते हैं जिसके अंतर्गत शामिल हैं अल्पाइन रीजन, कॉनिफेरस एंड जो ब्रॉड लिव जो वुडलैंड्स के अंतर्गत, साथ ही साथ टेम्परेट रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल जंगल्स के अंतर्गत भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा ये एक इनॉर्मस इनकी जो डाइवर्सिटी होती है इनके साइज एंड शेप में, और जो कि एक तरीके से कुछ इंचेस से लेकर ये लगभग 100 फीट के ये ट्री हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इनके इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये कंसीडर किए जाते हैं इंडिकेटर स्पीसीज के रूप में फॉर द क्लाइमेट चेंज, और ये रिक्वायर होते हैं स्लाइटली एसिडिक जो सॉइल होती है उसके अंतर्गत ये बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, एक तरीके से जो 0.3% है इंडिया के ज्योग्राफिकल रीजन का, वह लगभग 1/3 ऑफ जो ऑल जो रोडेंड्रॉन पाए जाते हैं इंडिया के अंतर्गत उसका 1/3 इन यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड किए गए थे जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत इन 1776 के अंतर्गत, और लेटर 1848 और 1850 में ये जो सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालय के अंतर्गत ये फाउंड किए गए। इनको लोकली रूप से लाली गुरुस के नाम से जाना जाता है, जो कि लोकल लैंग्वेज में इसको एक तरीके से इसमें जानते हैं। साथ ही साथ जो ये एक नेशनल फ्लावर है नेपाल और स्टेट ट्री है स्टेट ऑफ उत्तराखंड का। तो ये हमने बात की रोडेंड्रॉन के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज है इसके अंतर्गत कंसीडर किए जाने के लिए ट्रेडिंग इन कार्बन क्रेडिट्स के अंतर्गत इन द इंटरनेशनल मार्केट अंडर द आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत इसको फाइनलाइज कर लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट जो अलाउ करता है कंट्रीज को कि वे वॉलेंटरीली रूप से कोऑपरेट करें विद ईच अदर टू अचीव द एमिशंस जो रिडक्शन जो टारगेट उन्होंने पेरिस क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत रखे हैं, जो नेशनल डिटरमाइंड जो कॉन्ट्रीब्यूशंस के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत वे अचीव कर सके। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इंडिया जो नोटिफाई किया है एक नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑन द पेरिस एग्रीमेंट ऑन मे 30/30/2022 को। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज है जो कि कंसिडर की जाती है ट्रेडिंग इन अ कार्बन क्रेडिट्स के अंतर्गत इन द इंटरनेशनली मार्केट अंडर द आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस क्लाइमेट चेंज के पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत, जो कि फाइनलाइज की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस गवर्नमेंट है ये अलाउ करता है कंट्रीज को कि ये वॉलेंटरली कोऑपरेट करे विद ईच अदर, जिससे कि ये जो उसके एनडीसीज के अंतर्गत जो रिडक्शन टारगेट्स हैं उसको अचीव कर सके। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा इंडिया ने इसमें नोटिफाई की है एक नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट यानी कि NDAAI-APA को ऑन द मई 30/2022 को। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अभी यूनियन गवर्नमेंट ने फाइनलाइज कर दी है लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज जो कि कंसीडर किए जाते हैं ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट इन द पेरिस क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। अगर हम बात करें ये जो लिस्ट ऑफ एक्टिविटी है इसमें कंसीडर किए जाते हैं ट्रेडिंग इन कार्बन ट्रेडिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट अंडर द आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत, जो कि फाइनलाइज की जाती है उस देश की गवर्नमेंट के द्वारा। ओवरऑल अगर हम बात करें 13 एक्टिविटीज इसके अंतर्गत रखी गई हैं जो कि फाइनलाइज की गई हैं इन 3 हेड्स में, जिसमें जो ग्रीन हाउस गैस जो मिटिगेशन जो लिस्ट है इसके अंतर्गत ये इंक्लूड करती है इन एरिया जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत विद स्टोरेज, इसमें ओनली स्टोरेज कंपोनेंट्स रखे गए हैं। इसके अलावा सोलर थर्मल पावर, ऑफशोर विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, कंप्रेस जो बायोगैस है, इमर्जिंग जो मोबिलिटी सॉल्यूशंस हैं जैसे कि फ्यूल सेल्स, साथ ही साथ हाई एंड टेक्नोलॉजी फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स,
वर्ल्ड्स बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी फॉर प्रोसेस एंड इम्प्रूवमेंट इन हार्ड टू अवेट सेक्टर्स। साथ ही साथ जो टाइडल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, साथ ही साथ जो हाई वोल्टेज डायरेक्ट जो करंट ट्रांसमिशंस होते हैं एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत इसमें एक हेड के अंतर्गत इन एक्टिविटीज़ को रखा गया है। इसके अलावा जो अदर हेड में अल्टरनेटिव जो मटेरियल हैं, जिसमें ग्रीन अमोनिया जो कि रिसीव करेगी फाइनल अप्रूव एज अ अल्टरनेटिव मटेरियल के रूप में। इसके अलावा थर्ड हेड के अंतर्गत इसमें जो रिमूवेबल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन जो CCUS होता है, तो उसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है कि जो वातावरण में जो कार्बन है उसके अंतर्गत ये किया जाएगा कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। इसके अलावा ये 3 एड्स के अंतर्गत टोटल इसमें 13 एक्टिविटीज़ को रखा गया है। इसके अलावा ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनिशियली हैं फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स के लिए, और जो कि अपडेट की जाएंगी आगे बाद में। ये जो अथॉरिटी बनाई गई है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, तो उसके द्वारा बाद में अपडेट की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत, तो जो आर्टिकल 6 है पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत, ये अलाउ करता है कंट्रीज को कि ये वॉलेंटरली एक तरीके से कॉपरेट कर सकें विद ईच अदर, जिससे कि ये जो एनडीसीज के अंतर्गत इन्होंने जो टारगेट्स रखे हैं उसको अचीव कर सके। इसके अलावा अंडर द आर्टिकल 6 ऑफ इसके अंतर्गत जो कंट्री होती है वह एबल होती है कि वह ट्रांसफर कर सके कार्बन क्रेडिट्स को जो भी उसने अर्न किया है फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउसेस को, गैस एमिशंस को कम करके। साथ ही साथ ये हेल्प कर सकती है अदर कंट्रीज को कि वह भी अपने क्लाइमेट टारगेट्स को पूरा कर सके। इसके अलावा जो आर्टिकल 6 है उसमें जो आर्टिकल 6.2 है वह क्रिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग इन अ ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शंस के लिए, साथ ही साथ जो मिटिगेशन जो आउटकम्स हैं उसको कम करने के लिए। इसके अलावा जो अकॉर्डिंग टू जो वर्ल्ड बैंक के अनुसार इसके अंतर्गत जो रखा गया है उसके अंतर्गत ये एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिडक्शंस को कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेशनल जो डेजिग्नेटेड जो अथॉरिटी है, इंडिया ने नोटिफाई की है एक नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, जिसका नाम है NDA-IAPA ऑन मई 30 और 2022 को इसको एक तरीके से डेजिग्नेट किया गया था। इसके अलावा ये जो अथॉरिटी है ये मैंडेट है कि ये डिसीजन ले सके इन रिगार्ड टू द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स जो कि पार्टिसिपेट करेंगे इंटरनेशनल कार्बन मार्केट अंडर द आर्टिकल 6 ऑफ दिस मैकेनिज्म। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें जो लिस्ट सिग्निफिकेंट क्यों है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये एक तरीके से अनाउंस करती है कि क्या लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ अपनाई जाएंगी, और इंडिया एक तरीके से उसने इंटेंशंस बता दिया है पब्लिक डोमेन के अंतर्गत कि वह इसमें जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत जो लिस्ट के अंतर्गत, जैसे कि हमने बात की रिन्यूएबल एनर्जी और कई सारी ओशन टेक्नोलॉजी, तो उसके अंतर्गत हमने एक तरीके से इंटेंशन बता देंगे वर्ल्ड को कि हम इसके अंतर्गत इन्वेस्ट करेंगे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा इसमें जो कंट्रीज एंड कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं इन टेक्नोलॉजीज़ को भारत में लाने के लिए, और ये एक तरीके से इंडिजनाइज जो आपकी होंगी इन टेक्नोलॉजीज़ को, तो वह एक तरीके से हेल्प कर सकती हैं इंडिया के अंतर्गत कि वह क्लाइमेट गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। इसके अलावा जो कार्बन कार्ड क्रेडिट है इन रिटर्न इसमें जो प्रोवाइड कराएगा कंसर्न कंट्रीज़ को और कंपनीज़ को, जिससे कि वे यूज़ कर सकें मिटिगेशन के लिए। और इसके अलावा ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये यूज की जा सकती हैं मोबिलाइज इंटरनेशनल फाइनेंस इन इंडिया, यानी कि बाहर से फाइनेंस अंदर लाने के लिए, इंडिया के अंदर लाने के लिए इन लिस्ट का यूज किया जा सकता है। तो ये हमने बात की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सील्ड कवर जुरिस्प्रूडेंस से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो सील्ड कवर जुरिस्प्रूडेंस है ये एक तरीके की प्रैक्टिस होती है जो कि फॉलोड की जाती है सुप्रीम कोर्ट, और कभी कभी ये लोअर कोर्ट्स के द्वारा भी ये फॉलो की जाती है। फॉर इसके अंतर्गत जो इन्फॉर्मेशंस हैं वह एक्सेप्ट की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू इन द सील्ड एनवलप के अंतर्गत, जिसको केवल जज ही पढ़ सकता है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि रूल 7 होता है एक जो ऑर्डर जो उसके अंतर्गत 13 ऑफ द जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं 2013 के, उसमें जो प्रोवाइड कराता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ द जो कोर्ट है वह इसके अंतर्गत जुडिशियल ऑर्डर दे सकता है और डायरेक्ट कर सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को कि वे कॉन्फिडेंशियल रखा जाए और वो सील्ड वे में पब्लिश किया जाए। और इसके अंतर्गत जो इस तरीके के ऐसे रखे जा सकते हैं जो कि एक तरीके से
कि यदि उनका कोई ओपन पब्लिकेशन किया जाता है तो वह जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा। तो इस तरीके को उसको सील लिफाफे में कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके द्वारा इनको मंगाया जा सकता है। और ये किसके अंतर्गत किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 के अंतर्गत। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी बोथ 1 एंड 2। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अभी क्या हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इसमें मना कर दिया सजेशन जो कि ऑफर किए थे गवर्नमेंट के द्वारा इन द सील्ड कवर के अंतर्गत। ये एक तरीके से सिग्नल है और जो पॉसिबल थ्रेट है कि जो सील्ड कवर जो जुरिस्प्रूडेंस है ऑन द क्रेडिबिलिटी इसकी जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत ये एक तरीके से खतरे में दिख रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें सील्ड कवर जुरिस्प्रूडेंस की, तो जो सील्ड कवर जो जुरिस्प्रूडेंस है ये एक तरीके से प्रैक्टिस है जो कि फॉलो की जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, और समटाइम्स ये लोअर कोर्ट के अंतर्गत भी ये फॉलो की जाती है, जिसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट एजेंसी से जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है वह एक सील्ड लिफाफे के अंतर्गत ली जाती है और जिसको केवल वह जज ही पढ़ सकता है। इसके अलावा रूल 7 ऑफ द जो ऑर्डर है 13 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 के अंतर्गत ये प्रोवाइड कराता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ दैट कोर्ट है वह उसके अंतर्गत जो जुडिशियल ऑर्डर है वह डायरेक्ट कर सकता है किसी भी गवर्नमेंट एजेंसीज को कि वह सील्ड फॉर्म में उसको प्रोवाइड कराए, और इसमें उस इंफॉर्मेशन को ही सील्ड फॉर्म में ली जाती है। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिश हो जाए तो वह पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगी, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन को इसमें ही जो सील्ड लिफाफे के अंतर्गत ली जाती है। इसके अलावा जो कोर्ट इसमें जो इंफॉर्मेशन है सील्ड कवर में ये 2 सर्कमस्टांसेस पर लेता है, जब कोई इंफॉर्मेशन है ये कनेक्टेड है ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन से संबंधित, और साथ ही साथ ये अगर इन्वॉल्व है पर्सनल या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया सील्ड कवर जुरिस्प्रूडेंस से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि यूएसए के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को इन 2021 में इन कंप्लायंस विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स के साथ ही साथ इसके अदर जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उनके साथ मिलाकर। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है इसका उद्देश्य है कि ये इक्वलाइज कराए जो प्राइस ऑफ कार्बन बिटवीन द जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं या इंपोर्ट से संबंधित प्रोडक्ट्स हैं उनके बीच में। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि यूएसए के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था, तो इसको यूएसए के द्वारा नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था। तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को इन 2021 में, और ये कंप्लायंस करना चाह रहा था जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के जो रूल्स हैं साथ ही साथ इसके जो अदर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उनके बीच में। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट जो मैकेनिज्म है इसका उद्देश्य है कि जो प्राइस ऑफ कार्बन है बट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंतर्गत और जो इम्पोर्ट्स के अंतर्गत इसको इक्वलाइज किया जा सके, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा B2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में ये अभी चर्चा में क्यों रहा। यूरोपियन यूनियन का उद्देश्य ये है कि वे यूज करे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को, जिससे कि जो लेवल फील्ड जो प्ले जो फाइट अगेंस्ट जो क्लाइमेट चेंज है या इंसेंटिवाइज करना है डेवलपिंग जो कंट्रीज को, तो इससे कि वे अपने रिड्यूस कर सके ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को। अगर हम बात करें कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की यूरोपियन यूनियन के, तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था 2021 में इन कंप्लायंस विद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स और यूरोपियन यूनियन के जो अदर जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उसके साथ कंप्लायंस बिठाने के लिए। इसके अलावा अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट जो मैकेनिज्म है इसका उद्देश्य है कि ये इक्वलाइज कर सके जो प्राइस ऑफ कार्बन है बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्ट के लिए, जो कि इंश्योर करता है यूरोपियन यूनियंस के क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स को, जो कि जिसमें अंडरमाइन नहीं किया जा सकता प्रोडक्शंस के माध्यम से इन द रीलोकेटिंग इन द कंट्री। साथ ही साथ ये एक तरीके से जो कार्बन बॉर्डर जो एडजस्टमेंट जो मैकेनिज्म है यूए के द्वारा क्लेम किया गया है कि ये प्रमोट करेगा फेयर कॉम्पिटिशन्स को, साथ ही साथ लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराया जाएगा बिटवीन द ईयू एंड नॉन ईयू जो बिजनेस पार्टनर्स हैं यू के, तो उनके बीच में।
इसके अलावा अगर हम बात करें जो वर्किंग कैसे होगी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की, तो जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो इम्पोर्टर्स हैं इसके अंतर्गत रिक्वायर होगा कि वे एक कार्बन सर्टिफिकेट बाय करें जो कि बेस्ड होंगे कार्बन प्राइसेस जो कि उनके द्वारा पेड की गई है। इसके अलावा इसमें जो गुड होंगी वे एक तरीके से प्रोड्यूस किए जाएंगे अंडर द यूरोपियन यूनियंस के जो कार्बन प्राइसिंग रूल्स के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम बात करें जी जो प्राइस हैं सर्टिफिकेट्स की, ये एक तरीके से कैलकुलेट की जाएगी ऑन द बेस ऑफ ऑक्शन प्राइसेस, साथ ही साथ ये यूरोपियन यूनियन का जो कार्बन क्रेडिट जो मार्केट है उसके अंतर्गत। इसके अलावा इसमें जो अमाउंट है सर्टिफिकेट्स का वह रिक्वायर होगा कि इसमें जो डिफाइन किया जाएगा ईयरली बाय द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और एम्बेडेड इमिशंस के आधार पर। इसके साथ में ही इसमें जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट जो मैकेनिज्म होगा ये अप्लाई किया जाएगा इनिशियली फॉर द इंपोर्ट ऑफ सीमेंट्स, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम और फर्टिलाइजर एंड इलेक्ट्रिसिटी पे। इसमें सारे प्रोडक्ट्स पे इसको इनिशियली अप्लाई नहीं किया जाएगा, केवल सीमेंट, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी पे किया जाएगा। इसके अलावा कोई नॉन ईयू जो प्रोड्यूसर्स है उसके अंतर्गत वह अपने दिखा सकता है कि उसने ऑलरेडी पेड कर दिया है कार्बन बेस्ड प्राइसेस को, साथ ही साथ यूज किया है एक प्रोडक्शन जो कि इंपोर्टेड गुड्स से संबंधित थर्ड कंट्री में। इसके अलावा जो कार्बन कॉस्ट है उसमें फुल्ली इसके अंतर्गत डिडक्ट की जाएगी ईयू इंपोर्टर्स के खाते से, यानी कि उसने जो पहले पे कर दिया होगा, अगर वह एक तरीके से क्लेम करता है कि उसने उसकी जो कार्बन की जो प्राइस है उसको पहले से ही पे कर दिया है तो उसको वापस उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इम्प्लीकेशंस की, तो इसमें जो पार्टनर हैं वे ट्रेड कंट्रीज के इसमें एक तरीके से रिटेलिएट कर सकते हैं अगेंस्ट द इम्पोर्ट कमिंग फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन से आने वाले इम्पोर्ट को, और जो कंट्रीज हैं एक इम्पोज कर सकती हैं बैरियर्स ऑन द ईयू इम्पोर्ट्स जो इसके रिस्पॉन्स में। तो ये इसके इम्प्लीकेशंस इसके अंतर्गत हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।